कभी भारत की सबसे बड़ी पार्टी आज़ादी के वक्त सबसे आगे खड़ी थी, लेकिन वह आज अपने सबसे बुरे ऐतिहासिक दौर से गुजर रही है। लेकिन क्या है कभी इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही कांग्रेस का इतिहास, और क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई? आइए जानते हैं। 1857 की क्रांति का अंग्रेज़ों ने सफलतापूर्वक दमन ज़रूर कर दिया था, लेकिन तब तक देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल बन चुका था, क्योंकि इस क्रांति ने देश में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे वीरों का बलिदान देखा था। वैसे इस क्रांति का एक परिणाम ये भी रहा कि 2 अगस्त 1858 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के पास चली गई, और 1 जनवरी 1877 को क्वीन विक्टोरिया को भारत की एम्परर घोषित कर दिया गया। इसके बाद ही भारतीयों के लिए राजनीतिक मामलों में मंच बनाने की भूमिका लिखी गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टी अस्तित्व में आई। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ पढ़े लिखे भारतीयों की एक समिति गठन करने की कोशिश की, जो अंग्रेज़ों और आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करे। इस समिति को वो देश में आज़ादी के लिए उठ रहे धुएं से अपने सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। वास्तव में इसकी नींव 1857 की क्रांति से भी बहुत पहले रखी जा चुकी थी, क्योंकि देश में विभिन्न हिस्सों में कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस का गठन बहुत वर्षों बाद 1885 में ही हो सका था। 1843 में सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाई गई और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का इसमें विलय हुआ। इसी समय 1852 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बॉम्बे एसोसिएशन बनी। हालांकि ये 1 दशक से ज़्यादा नहीं चल सकी। मद्रास में भी एक नेटिव एसोसिएशन बनाई गई, लेकिन ये कुछ अधिकारियों द्वारा ही संभाली जाती थी, इस कारण इसकी उपयोगिता भी कुछ ज़्यादा नहीं रही। लेकिन ये सभी पार्टियां रीजनल लेवल पर थी। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पार्टी लोगों का नेतृत्व करने के लिए मौजूद नहीं थी, और इसके लिए कुछ पढ़े लिखे भारतीयों और अंग्रेज़ों ने मिलकर एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मन बनाया। वास्तव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के लिए एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम को जिम्मेदार माना जाता है। 1885 में ए.ओ. ह्यूम बॉम्बे में एक एंटरटेनमेंट क्लब चलाते थे, जिसमें पढ़े लिखे भारतीय आते थे, और उनकी लीडरशिप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई। आपके मन में सवाल आया होगा कि जब पार्टी भारत की थी और नेतृत्व भी भारत का कर रही थी, तो इसका अध्यक्ष एक अंग्रेज को क्यों बनाया गया? दरअसल इस सवाल का जवाब 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया कि आखिर क्यों 1880 में कोई भी भारतीय कांग्रेस के कैंपेन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बना सकता था। यदि कोई भारतीय इसके लिए आगे आता तो भारत में नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी इस तरह की गतिविधि होने ही नहीं देते। यदि कांग्रेस का संस्थापक कोई अंग्रेज उच्च अधिकारी नहीं होता तो अंग्रेज इसे भी कोई विद्रोही गतिविधि समझ के इसे भी दबा देते। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए इंडियन नेशनल यूनियन बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। यह कांग्रेस शब्द अमेरिकन संविधान से लिया गया था। बहुत दशकों तक ये माना जाता था कि ह्यूम और अन्य लिबरल ब्रिटिश अधिकारियों ने ही कांग्रेस की स्थापना की है, जिससे कि राजनीतिक पार्टी के गठन से भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति द्वेष भावना कम हो गई। हालांकि बाद में बहुत से हिस्टोरियंस ने इस पर प्रश्न उठाए, क्योंकि वास्तव में 1857 की क्रांति के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के आने से इस पार्टी के जन्म की भूमिका तय हो चुकी थी। दोस्तों, कांग्रेस बनने के पीछे 2 थ्योरी दी जाती हैं। काल्पनिक थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ए.ओ. ह्यूम की ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच थी, जिसके कारण आईएनसी की स्थापना हुई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ह्यूम भारतीयों की राजनीतिक दुर्दशा देखकर बुरी तरह हिल गया था, इसलिए उसे इनके लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे ब्रिटिश सरकार तक उनकी शिकायतें पहुंच सके एवं अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच बड़ी दूरी कम हो सके। ह्यूम की जीवनी लिखने वाले विलियम वेडरबर्न, जो बाद में आईएनसी के प्रेसिडेंट भी बने, ने भी इस बात की पुष्टि की है। दूसरी थी रियलिस्टिक थ्योरी। भारत में गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि ने सेफ्टी वेल्व थ्योरी दी थी। लाला लाजपत राय ने इसके लिए 2 किताबें भी लिखी थी, जिनके नाम अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी थे। इन दोनों किताबों में उन्होंने आईएनसी की स्थापना संबंधित ब्रिटिश की नीतियों को समझाया था। उनके अनुसार लॉर्ड डफरिन और ह्यूम की मिली भगत के कारण आईएनसी की स्थापना हुई। 19वीं सदी की शुरुआत से ही राष्ट्रवाद और अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में गुस्सा बढ़ने लगा था। इस कारण अंग्रेजों के थिंक टैंक के सदस्यों ने एक ऐसी संस्था बनाने की सोची जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच की बर्फ को पिघला सके और बफर का काम करे, जिससे भारतीयों को ऐसा लगे कि ब्रिटिश सरकार ही उनकी सुनवाई करती है। इस तरह ये एक बफर ऑर्गेनाइजेशन बनी, और अन्य शब्दों में कहें तो इसने एक सेफ्टी वॉल की तरह काम किया। आगे चलकर इसी सेफ्टी वॉल ने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण काम किया।
एक तीसरी अवधारणा भी है जिसे आधुनिक मत कहा जा सकता है। इसके अनुसार आईएनसी धार्मिक जागरूकता लाने और समस्त भारतीयों के समान हितों को ध्यान रखते हुए बनी थी। वास्तव में उस समय बहुत सी सांस्कृतिक संस्थाएं थीं जिनकी स्थापना सामाजिक सुधार के लिए हुई थी, और सांस्कृतिक संस्थाएं हमेशा राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता लाने का काम करती हैं। ऐसे में एक राजनीतिक मंच को भी मुख्य धारा में लाना जरूरी हो गया था। ह्यूम ने नेशनल कांग्रेस की स्थापना की पूरी जिम्मेदारी ली थी, और इसी कारण वो 1885 की शुरुआत में शिमला में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन से मिला। गवर्नर जनरल को ह्यूम का विचार बहुत पसंद आया और मार्च 1885 में ये तय किया कि क्रिसमस की छुट्टियों में देश के सभी हिस्सों से एक प्रतिनिधि को बुलाकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। दरअसल वास्तव में उस समय ह्यूम के पास देश के विभिन्न हिस्सों से आई पुलिस की गुप्त रिपोर्ट के 7 वॉल्यूम थे, जिससे उसे समझ आ गया था कि देश में जल्द ही कुछ हिंसक गतिविधि होने की संभावना है। वैसे भी 1857 की क्रांति के बाद से ही देश की बड़ी जनसंख्या में अंग्रेज़ों के खिलाफ रोष था, और उन रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ संस्थाएं हिंसा फैलाने वाली थी जिसमें लिखा था कि अंग्रेज़ी अधिकारियों की हत्या, बाजार में लूटना जैसे अपराध की प्लानिंग की जा रही है। शिक्षित वर्ग की भी सरकार के खिलाफ इन हिंसक गतिविधि में भाग लेने की संभावना थी। इस तरह उस समय एक नई क्रांति होने की प्रबल संभावना थी। ऐसी परिस्थिति में ह्यूम और उनके दोस्तों ने भारतीयों के इस दिशाहीन संघर्ष को संवैधानिक करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रेशर कुकर के फटने से बेहतर है ना कि सीटी बच जाए। ऐसा ही कांग्रेस को भी ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, ताकि भारतीयों का गुस्सा बंदूक से नहीं बात से निकल जाए, और एक बार भारतीय शांत हो जाए तो फिर गुस्सा नहीं करते। पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए आयोजित की जाने वाली मीटिंग रद्द हो गई, जो कि पूना में होने वाली थी, लेकिन बाद में 30 से 31 दिसंबर के बीच मुंबई के एक संस्कृत कॉलेज में आयोजित की, और वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर 1905 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल नाम के 2 धड़ों में बट गई, और नरम दल में वह नेता थे जो अंग्रेज़ों से प्यार से, अच्छे से बात करके, लिटिगेशन करके, प्रार्थना करके अपनी बात मनवाने में विश्वास रखते थे, और गरम दल में नेताओं का मानना था कि अब बात बहुत हो चुकी है, अब बात नहीं संग्राम होगा। और इसी संग्राम के कारण कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई, और साथ ही भारत की आज़ादी मांगने का जज्बा भी बट गया। हम फिर से आंतरिक कलह में उलझ गए, और आगे चलकर एक महान आयरिश महिला डॉक्टर एनी बेसेंट ने नरम दल और गरम दल को फिर से एक कर दिया 1916 में। 1916 तक भारत में कांग्रेस की राजनीति सिर्फ मध्य वर्ग के व्यक्ति करते थे, और गरीब का लेना देना कांग्रेस से ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन इस स्थिति को बदला महात्मा गांधी ने। जब महात्मा गांधी कांग्रेस में शामिल हुए और पूरे देश भर की यात्रा की और अलग अलग जगह पर सत्याग्रह किया, तो एक गरीब आदमी भी, महिला भी कांग्रेस के इस लक्ष्य के साथ जुड़ गई। इस देश के गरीब के मन में भी देश के प्रति उत्साह जगाने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। मुझे उनके बहुत सारे कामों से शिकायत है, लेकिन अपनी शिकायत को मैं महात्मा गांधी जी के इस बात से दूर कर सकता हूँ कि उन्होंने एक आम आदमी, मजदूर, किसान और एक महिला को इस देश की अग्रिम पंक्ति में लाने का साहस किया, और शायद कांग्रेस के अंदर सांप्रदायिकता लाने का काम भी महात्मा गांधी जी ने ही किया, जब उन्होंने एक धार्मिक इस्लामिक आंदोलन, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के साथ मिला दिया। लेकिन असल में खिलाफत आंदोलन की सच्चाई जो हमें बताई जाती है उससे बिल्कुल अलग है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी अपने कांग्रेस वाले मुद्दे पर वापस चलते हैं। इसी साल सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ लाने की कोशिश की थी। और फिर हुआ जलियांवाला बाग और पूरा देश हिल गया, और हम सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। और जब यह बिगुल अपने चरण पर बज रहा था, तब गोरखपुर में एक चोरी चोरा नाम के गांव के अंदर एक थाने में कुछ अंग्रेज़ी पुलिस वालों ने असहयोग आंदोलन के तहत आंदोलन करती भीड़ में हिस्सा लेते हुए एक बच्चे पर लाठी बरसा दी, जिससे गुस्सा होकर भीड़ ने अपनी अहिंसा छोड़ दी और थाने के अंदर सभी पुलिस वालों को घेर के आग लगा दी। कुल 15 से 20 पुलिस वाले मारे गए, जिनमें कुछ भारतीय भी थे। लेकिन इतनी मौत बहुत थी गांधी जी को इतने बड़े और प्रभावशाली आंदोलन को वापस लेने के लिए, जिसके लिए बाद में गांधी जी की बहुत आलोचना भी हुई। दोस्तों, कांग्रेस में महात्मा गांधी जी की एंट्री 1916 के बाद हुई, लेकिन 1948 में अपनी मृत्यु तक महात्मा गांधी शायद कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली और इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। और कई बार तो गांधी जी ने एक तरफा फैसले भी लिए, जब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन कांग्रेस को आम आदमी से जोड़ा भी गांधी जी नहीं था।
दोस्तों, आज़ाद भारत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सरीखे लोग शामिल थे, उन्होंने यह निर्णय लिया कि एक ही व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री और कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहेगा, और इस प्रथा को पंडित नेहरू ने भी कायम रखा और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने का फैसला लिया। लेकिन इस फैसले को उलटकर कांग्रेस का इतिहास उल्टा गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, जब वह कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत की प्रधानमंत्री स्वयं बनी। दोस्तों, आज कांग्रेस की पहचान सिर्फ नेहरू गांधी परिवार से होती है, लेकिन कांग्रेस में कई बड़े और शानदार नेता रहे हैं जिनको कांग्रेस ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया और उनको उचित सम्मान नहीं दिया। दोस्तों, भारत के इस सबसे पुराने संगठन ने अपनी छत्रछाया में बहुत कुछ होते हुए देखा, इतिहास बनते हुए देखा, बिगड़ते हुए देखा, और आज अपने ही लोगों की नाकाबिलियत के कारण अपने आप को सुगड़ते हुए देख रहा है। क्या कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से उभर पाएगी? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन दोस्तों, इसका जवाब भी कांग्रेस के अपने इतिहास में ही छिपा है। बात सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस कितनी मेहनत करती है अपने खुद के इतिहास को जानने में।